हम ये मानते हैं और ये माहिरीन की राय है कि बच्चे की अपनी जो सलाहियत है उसके मुताबिक तय करना चाहिए फील्ड को। तो अगर हम लॉ की बात करें तो एक बच्चे में हम कैसे जज करें कि उसके अंदर इसकी सलाहियत है। लॉ की बात करते हैं तो हमारे सामने कहीं ना कहीं वकीलों के चेहरे होते हैं, और जब हम वकीलों की बात करते हैं तो उसमें सब तरह के होते हैं। हर फील्ड में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, लेकिन वकालत एक ऐसा पेशा है कि जिसमें आम तौर पे झूठ, गलत केसेस को आगे बढ़ाना और इस तरह की तमाम चीज़ें हैं, और उसी से आम लोगों के जहनों में जो इमेज है वकील की वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो इस हवाले से हम ये जानना चाहेंगे कि लॉ पढ़ने के बाद क्या यही एक ऑप्शन होता है कि वो वकालत करे, या और भी कुछ अच्छे ऑप्शन हैं जहाँ लोग जाते हैं? या इसके अलावा कुछ जैसे लीगल लिटरेसी के वर्कशॉप हों गवर्नमेंट की तरफ से, या डिप्लोमा कोर्स हो कि कोई 3 साल 5 साल तो नहीं दे सकता, लेकिन उनको इंटरेस्ट है, वो चाहता है कि कम टाइम में इस फील्ड से भी कुछ मालूमात ले लें। जी। ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो मदारिस के तलबा हैं, मदारिस के ग्रेजुएट्स हैं जो 8 साल 10 साल लगाते हैं और उनका मेन टारगेट यही होता है कि वो इसी फील्ड में रहें, लेकिन उनमें भी कुछ ऐसे इंटरेस्टेड होते हैं या मैच्योर होने के बाद उनको लगता है कि नहीं वो फील्ड चेंज करें और कुछ और पढ़ें, तो उसमें एक लॉ का अच्छा ऑप्शन आता है। तो मदारिस की डिग्री पे लॉ में क्या एडमिशन हो सकता है और कैसे हो सकता है? कई महीनों से मदारिस के बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, तो आपका एक्सपीरियंस एक यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों को पढ़ाने का है और एक मदरसे के बच्चों को, तो क्या फ़र्क लगा आपको? कुछ आपने नया देखा? माशाल्लाह भाई, जाहिर सी बात है कि आलिम हैं तो जो जहानत है उनका, जो हिफ्ज़ करने का जो उनका तरीका है चीज़ों को याद करने का, और जो उनका जो लॉजिक है वो मुझे बड़ा पसंद आया। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मैं हूँ आपका मेज़बान मुनव्वर सुल्तान। आज मेरे साथ मौजूद हैं इंतहाई अहम मेहमान, कानून से मुतल्लिक़ एक मारूफ शख्सियत प्रोफेसर नसीम अहमद जाफ़री, डीन शोबे कानून, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ। आज हम उनसे बात करेंगे और समझेंगे कि आज के दौर में लॉ फैकल्टी यानी कानून की तालीम की क्या ज़रूरत है। ये गुफ्तगू इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम देखते हैं कि आम तौर पे गार्जियन हजरात जब अपने बच्चों के लिए वो कुछ सोच रहे होते हैं, प्लानिंग कर रहे होते हैं, तो उनके सामने 2-3 चीज़ें होती हैं, मेडिकल, इंजीनियरिंग, और इन 2 चीज़ों को सामने रख के बहुत सी चीज़ें छूट जाती हैं। ख़ास तौर पे बच्चे का अपना वो खुद क्या करना चाहता है ये पूरा का पूरा छूट जाता है। तो इस हवाले से ये बात बहुत ज़रूरी है कि हम जब भी बच्चों के लिए सोचें तो इसका ख्याल रखें कि हमारा बच्चा क्या चाहता है, उनका अपना जहन क्या कहता है, उनकी एबिलिटी और उनकी सलाहियत क्या है। इसलिए आज हम इस मौजू पे बात कर रहे हैं। तो आइए मिलते हैं अपने मेहमान से। मोहतरम इस्तकबाल है, आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आगाज़ यहीं से करेंगे कि ये सेशन ख़त्म हो रहा है, नया सेशन शुरू होगा। बड़ी तादाद में हमारे बच्चे, चाहे हमारे मुल्क के हों चाहे हमारी मिल्लत के हों, उनके सामने एक चैलेंज होगा कि वो अपने लिए आइंदा उनको कुछ डिसीज़न लेना है, कहाँ जाएं, वो किस शोबे में जाएं। तो ऐसे मौके पे हम चाह रहे हैं आपसे बात करना कि आज के दौर में लॉ यानी कानून की जो तालीम है, कानून का जो पूरा तालीमी पूरा सिस्टम है, फैकल्टी है, तो उसकी ज़रूरत आज के दौर में कितनी है, आप किस तरह देखते हैं? सबसे पहले तो मैं सफ़ा ऑनलाइन का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि बड़ा अच्छा टॉपिक आपने इसके लिए चूज़ किया है कि भाई आज की जो हमारे मदारिस के जो स्टूडेंट बाहर निकल रहे हैं कि उनको एज ए लॉ कैरियर क्यों एक्सेप्ट करना चाहिए, एज ए कैरियर क्यों अडॉप्ट करना चाहिए। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि सबसे पहली तो चॉइस यही होनी चाहिए कि हमारा बच्चा क्या चाहता है। अगर हमारा बच्चा ही मेडिकल में जाना चाहता है कोई अर्ज़ नहीं, उसको बिल्कुल जाना चाहिए, हमेशा से मेडिकल की डिमांड रही है। अगर हमारा बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है बिल्कुल उसको इंजीनियर बनना चाहिए। लेकिन अगर हमारा बच्चा नई मेडिकल में जाना चाहता है, नई इंजीनियर में जाना चाहता है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसके पास यही 2 ऑप्शन हैं। हज़ारों ऑप्शन आज की तारीख में अवेलेबल हैं। उन हज़ारों ऑप्शन में से एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो हमेशा सदाबहार रहा है, वो है लॉ का ऑप्शन। लॉ की प्लस पॉइंट ये है कि कभी भी हमको जब कैरियर का कोई भी ऑप्शन चुनना चाहिए तो ये नहीं देखना चाहिए कि आज बाज़ार में किस कैरियर की डिमांड है, बल्कि ये देखना चाहिए कि आने वाले 10 साल के बाद, आने वाले 20 साल के बाद किस कैरियर में रोज़गार होगा, किस कैरियर की डिमांड होगी। क्यों कि जो आज डिमांड में, हो सकता है कि जब तक आपका बच्चा वो 5 साल की डिग्री लेके बाहर निकलेगा, हो सकता है उस वक्त तक वो डिमांड ख़त्म हो जाए। तो कैरियर प्लानिंग हमेशा ये नहीं देख के करना चाहिए कि आज किस चीज़ की डिमांड है, बल्कि ये देख के करनी चाहिए कि आने वाले वक्त में 5 साल के बाद, 10 साल के बाद किस चीज़ की, किस फील्ड की डिमांड होगी। जी। जहाँ तक लॉ का मामला है तो लॉ इस कसौटी पे पूरी तरह खरा उतरता है।
लॉ ये तो हो सकता है कि ख़ास पीरियड में इसकी डिमांड बढ़ जाए, लेकिन ये कभी मुमकिन नहीं है कि लॉ की मांग या डिमांड ख़त्म हो जाए। आप आज़ादी से आज तक देख लीजिए, लॉ हमेशा एक एवरग्रीन फील्ड की तरह रहा है जो हमेशा से लोगों को अट्रैक्ट करता रहा है। और जैसे जैसे हमारी सोसाइटी डेवलप होती है, क्योंकि लॉ एक डायनेमिक सब्जेक्ट है, लिहाजा वो उसी हिसाब से अपने आप को ढालता रहता है और नए नए लॉ हमारे सामने आते रहते हैं। तो लॉ करने की ज़रूरत इसलिए है कि एक तो कैरियर ऑप्शन में आप चले जाइए, और हमको ये लगता है कि सबसे ज़्यादा जो हमारी इनकम है या सबसे ज़्यादा जो हमारी कमाई है, आम ज़बान में कह लीजिए, वो शायद एक साइंटिस्ट को सैलरी ज़्यादा मिलती है, एक डॉक्टर को ज़्यादा मिलती है, लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि एक डॉक्टर की, एक इंजीनियर की, एक साइंटिस्ट की एक लिमिट के बाद जाके सैलरी एक लिमिटेड हो सकती है, फिक्स हो सकती है, लेकिन लॉ में कितनी बड़ा इंटरेस्ट आदमी का इन्वॉल्व है, जिस रेशियो में इंटरेस्ट इन्वॉल्व है उस हिसाब में उसकी फीस हो जाती है। तो दूसरा मामला ये है, एज ए कैरियर भी ये अच्छा होता है। और दूसरी बात, लॉ इसके साथ साथ हमें एक मौका और ये देता है कि हम अपने रोजगार के ऑप्शन में तो उसको ले ही सकते हैं, साथ ही साथ जो सोशल वर्क है, अगर हमारे बच्चे ये चाहते हैं कि अपनी कौम, अपनी मिल्लत, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने मुआशरे के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो लॉ ही एक ऑप्शन है कि जिसके अंदर हम अपने रोज़गार के साथ साथ अपनी मिल्लत की भी मदद कर सकते हैं। आप एग्जाम्पल में देखना चाहें, देखिए आज़ादी की पूरी लड़ाई के अंदर आप अगर उठा के देखें तो बाकी प्रोफेशन वाले लोग इतने नहीं मिलेंगे। आप देखिए सबसे ज़्यादा रोल एडवोकेट्स का है, और ये नामी गिरामी, आप चाहे वो मोतीलाल नेहरू हों, जवाहरलाल नेहरू हों, महात्मा गांधी हों, जिन्ना हों, जितने भी लोग आज़ादी के वक्त इन्वॉल्व रहे हैं, आप उठा के देखिए सारे के सारे एक अच्छे एडवोकेट थे, और साथ ही साथ इन्होंने मुल्क की आज़ादी में बड़ा अहम रोल अदा किया। सर, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि लॉ में रोज़गार के साथ साथ मिल्लत या अपनी मजबूती भी है। हम इसी को आगे बढ़ाएंगे सर। हम ये देखते हैं कि जब भी मिल्लत की बात आती है, मिल्लत का तालीमी एजेंडा, मिल्लत के लिए किन चीज़ों पे काम होना चाहिए, कुछ लोग रज़ाकाराना तौर पे काम भी करते हैं, तो उसमें आम तौर पे सिविल सर्विस इसका नाम आता है। लॉ का नाम बहुत कम सुनने को मिलता है या नहीं सुनने को मिलता है। यानी अगर हम ये कहें कि जो हमारी लीडरशिप है, उनकी जो तवज्जो लॉ पे होनी चाहिए कि उनके मिल्लत के अफराद लॉ में ज़्यादा जाएँ, तो वो कोशिश हमें वहाँ नज़र नहीं आती है। ऐसा क्यों है? हाँ, ये बात आपकी कुछ हद तक सही है, लेकिन अगर आप CA के बाद देखें, हम तो, क्योंकि मैं इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में हूँ जो एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, और वहाँ पर हम जो ये बात महसूस कर रहे हैं कि CA आने के बाद हमारी कौम में बड़ी बेदारी आई है लॉ को लेकर, और लोगों का बहुत रुझान बढ़ा है लॉ की तरफ, क्योंकि अब लोगों के जहन में ये बात आ गई है कि अगर हमको अपने राइट्स के लिए फाइट ही करके अगर हमको राइट्स लेने हैं तो हमको कहीं ना कहीं लॉ से वाबस्ता होना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि जो अवेयरनेस की जो स्पीड है वो थोड़ी स्लो है जी। हाँ, वो स्लो है, तो वो उसमें स्पीड आनी चाहिए, और मैं समझता हूँ सफ़ा ऑनलाइन इसमें बहुत अच्छा काम कर रहा है। आज इंशाल्लाह आपका प्रोग्राम लोग देखेंगे तो लोगों की कहीं ना कहीं इस बात की काउंसलिंग होगी कि नहीं, और ऑप्शन के साथ साथ हमें लॉ को भी अडॉप्ट करना चाहिए। जी सर, जब भी लॉ की बात करते हैं तो हमारे सामने कहीं ना कहीं वकीलों के चेहरे होते हैं, और जब आप वकीलों की बात करते हैं तो उसमें सब तरह के होते हैं। हर फील्ड में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, लेकिन वकालत एक ऐसा पेशा है कि जिसमें आम तौर पे झूठ, गलत केसेस को आगे बढ़ाना और इस तरह की तमाम चीज़ें हैं, और उसी से आम लोगों के जहनों में जो इमेज है वकील की वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो इस हवाले से हम ये जानना चाहेंगे कि लॉ पढ़ने के बाद क्या यही एक ऑप्शन होता है कि वो वकालत करे, या और भी कुछ अच्छे ऑप्शन हैं जहाँ लोग जाते हैं? देखिए, लॉ के साथ ठीक वैसे ही मामला है कि जो हमारी कौम के साथ मामला है। मामला कुछ है, बना कुछ दिया जाता है, मीडिया उसको अलग तरह से लेती है। ये कहना बिल्कुल गलत है कि साहब लॉ के अंदर वही लोग जाते हैं कि जो झूठ बोलते हैं या गलत करते हैं। मुझे एक बात बताइए कि अगर क्या ये हक की बात नहीं है कि कोई बेगुनाह है उसकी बेगुनाही साबित की जाए? बिल्कुल। तो जब तक कोई बात प्रूव नहीं हो जाती तो जब तक तो बेगुनाही माना जाता है ना। तो एडवोकेट का काम तो यही है कि जो बेगुनाह है उसको बचाए, और अगर वाकई वो गुनाहगार है तो कोर्ट तो उसको सजा देगा ही देगा। तो ये कहाँ लिखा है कि नहीं बेगुनाह का साथ ना दिया जाए, जिसके ऊपर एलिगेशन लगाए उसको ये मान लिया जाए? यहीं से फ़र्क आ जाता है ज़हर के बात। लॉ इस बात को प्रिज्यूम कर लेता है कि जब तक प्रूव नहीं हो जाता जब तक हम उसको बेगुनाह मानते हैं। पहली बात को सवाल ये। दूसरा सवाल, आपने ये कहा कि ऐसे लोगों को इसमें क्यों आना चाहिए। तो देखिए, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि ये तो हक के लिए लड़ना तो एक, मैं समझता हूँ कि ये भी एक मिल्लत का काम है। अगर आज हमारे कुछ कम्युनिटी के लोग एडवोकेट ना होते तो जितने ये बेगुनाहों पर जो चार्जेस लगाए जा रहे हैं इनको आखिर कौन आज़ाद कराता? तो ये मैं इस बात से इत्तफाक नहीं रखता हूँ कि सारे लोग उसमें गुनाहगारी हैं, सारे लोग उसमें झूठी चलता है। ऐसी बात, हक की लड़ाई होती है।
और इंसाफ ये अलग बात है, हर जगह जैसा आपने कहा कि कुछ 2-4 लोग हो सकते हैं जो ख़राब इस पेशे में आ रहे हो, मोस्टली तो मैं समझता हूँ ये हक़ की एक बहुत अच्छा पेशा है जिसमें आप हक़ के लिए लड़ सकते हैं। सर, एज ए कैरियर लॉ करने के बाद एक बड़ा आसान सा मैदान मिलता है कि वो कहीं भी वकालत कर सकते हैं, यानी वो बरसरे रोज़गार हो सकते हैं, अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं, उनको जॉब तलाश करने की ज़रूरत नहीं है, वो किसी भी दुनिया के कोने में हो। तो ये तो एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसके साथ साथ क्या उनके सामने और अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं? हाँ। और क्या मौके हैं, क्या क्या वो बन सकते हैं? देखिए, जो अब तक हमारा जहन रहा है, लोग जानते हैं, वो ये जानते हैं कि अगर किसी ने लॉ ग्रेजुएट है तो वकालत करेगा। बहुत में बहुत लोगों को लगता है कि वो मुंसिफ का एग्ज़ाम होता है, पीसीएसजे का, वो मुंसिफ बन सकता है। लेकिन आज की तारीख में जैसे कि हर चीज़ में बदलाव आ रहा है, हर पेशा अपने आप में एक डायनेमिक उसके अंदर चेंज आ रहा है, ठीक इसी तरह लॉ के अंदर भी बहुत डायनेमिक चेंज आ रहे हैं। वो दौर चला गया कि जब लॉ के अंदर या तो आप जज बन सकते थे या वकील बन सकते थे। आज हज़ारों पेशे ऐसे, जैसे मैं आपको एलपीओ का नाम बताऊं, जिस तरह की हम आईपीओ में आउटसोर्सिंग होती है, इसी तरह की लीगल सर्विसेज की भी आउटसोर्सिंग हो रही है। ऑनलाइन सिस्टम पे बैठे हैं, यूएसए से काम आ रहा है, आप यहाँ ड्राफ्टिंग करके भेज रहे हैं, वहाँ काम हो रहा है। इसी तरह से एडवाइज़र की पोस्ट होती है, इसी तरह से ड्राफ्टिंग का बहुत आज काम निकल के आ रहा है। आप देखिए, कोई भी ऐसी फर्म नहीं जहाँ पर आज लीगल ऑफिसर की ज़रूरत ना हो या लीगल एडवाइज़र की ज़रूरत ना हो। तो ये कहना कि सिर्फ लॉ ग्रेजुएट के बाद हम एक एडवोकेट बन सकते हैं, जज बन सकते हैं, हालांकि मैं फिर कहूँगा कि जो ट्रेडिशनल पेशा है एडवोकेट और जज का, वाकई मामला कोई छोटी बात नहीं है जज बनना या एडवोकेट बनना, अगर अच्छे एडवोकेट आप बन जाते। लेकिन इसके साथ साथ आज की तारीख में हज़ारों ऑप्शन मौजूद हैं जिसमें आप अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से चला सकते हैं और साथ ही साथ एक सोसाइटी में एक रिकॉग्निशन भी पा सकते हैं। सर, चूँकि लॉ कॉलेजेस मुस्तकिल खुलते जा रहे हैं, तो लॉ टीचिंग में भी एक बड़ा मैदान होगा। हाँ, आप करियर ऑप्शन की बात करें तो जाहिर सी बात है लॉ टीचिंग में एक बहुत बड़ा ऑप्शन है। अगर बच्चा पीजी करने के बाद नेट और पीएचडी क्वालिफाई हो जाता है, नेट क्वालिफाई हो जाता है, तो वो टीचिंग में भी जा सकता है। मैंने तो सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल के लिए 2-3 दिए, से हज़ारों इस तरह के मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ जिसके अंदर लॉ से करियर निकलते हैं। हाँ। तो सर, हम फिर असल उस पर आते हैं कि हम ये मानते हैं और ये माहिरीन की राय है कि बच्चे की अपनी जो सलाहियत है उसके मुताबिक तय करना चाहिए फील्ड को। तो अगर हम लॉ की बात करें तो एक बच्चे में हम कैसे जज करें कि उसके अंदर इसकी सलाहियत है? क्योंकि आपने एक बड़ा तजर्बा है आपके पास तदरीस का, तलबा से मिलने का और हैंडल करने का, तो इस हवाले से हम आपको कुछ तसव्वुर जानना चाहेंगे। देखिए, जहानत तो किसी भी कैरियर की पहली शर्त है जी। उसके साथ साथ अगर हम वाकई ये देखना चाहते हैं कि नहीं हम पहली नज़र में कैसे जाने, तो मैं समझता हूँ सबसे पहली बात तो उस बच्चे में हक़ के लिए लड़ाई लड़ने की एक जज्बा होना चाहिए, हक़ बात कहने की। क्योंकि लगता है देखने में कि नहीं पेशा सर इस तरह का पेशा है कि हम जो केस आएगा लड़ेंगे, लेकिन अगर आपको सच के लिए काम करने की बच्चों में आपको हैबिट नज़र आ रही, बच्चों को लगता है कि नहीं मिल्लत का दर्द है, पहली शर्त ये। दूसरी जहाँ तक बात है लैंग्वेज का अच्छा होना, तीसरी बात है हाजिर जवाब अच्छा होना और रीजनिंग अच्छी होना। एक एडवोकेट के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसकी हाजिर जवाबी होनी चाहिए, उस पर लॉजिक हो। दूसरी बात, लैंग्वेज पर होल्ड होना चाहिए। तो अगर कोई बच्चा आपको लगता है घर में ऐसा कोई बच्चा है जो बातचीत में बहुत माहिर है, शार्पनेस है, लैंग्वेज उसके पास बहुत अच्छी है, तो मैं समझता हूँ कि वो एक लॉ के लिए एक अच्छी चॉइस हो सकता है। जी, लॉ अच्छी चॉइस हो सकती है और हम चाहते हैं कि अच्छी चॉइस बने लोगों के लिए। तो अब यहाँ पे सवाल आएगा कि किस लेवल पे वो लॉ में एंट्री कर सकते हैं, यानी कितनी तालीम उसके पास हो तो फिर अब आप लॉ करना चाहें तो कर सकते हैं, और इसमें क्या तफसीलात हैं? देखिए, लॉ करने के लिए 2 लेवल पर हम लॉ में एंट्री कर सकते हैं। एक लेवल है इंटर के बाद। इंटर के बाद 5 ईयर का एलएलबी प्रोग्राम होता है, उसके अंदर बीए एलएलबी भी है, बीबीए एलएलबी। हम ही लोग बीए एलएलबी ऑफर करते हैं, बीबीए एलएलबी ऑफर करते हैं। 2 प्रोग्राम ये अंडर ग्रेजुएट लेवल पे हम ही खुद ऑफर करते हैं, जो इंटर के बाद है, कहीं भी ऑप्शन आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन आता है अंडर ग्रेजुएट होने के बाद। अगर आप ग्रेजुएट हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम आपने कुछ भी कर रखा है, उसके बाद भी आप लॉ में एंट्री कर सकते हैं। ये प्रोग्राम 3 साल का होता है। तो अगर इंटर आपने किया है तो 5 साल का आपका प्रोग्राम, जो डबल डिग्री प्रोग्राम कहलाता है, डबल डिग्री प्रोग्राम कहलाता है। और अगर आप ग्रेजुएट हैं तो 3 साल की लॉ की डिग्री आपको होती है। जी सर, एक तो जो रिवायती हमारा है कि बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, एक तो ये है लॉ के लिए। क्या इसके अलावा कुछ लीगल लिटरेसी के वर्कशॉप हों गवर्नमेंट की तरफ से, या डिप्लोमा कोर्स हो कि कोई 3 साल 5 साल तो नहीं दे सकता, लेकिन उनको इंटरेस्ट है, वो चाहता है कि कम टाइम में इस फील्ड से भी कुछ मालूमात ले लें? जी जी, ऐसी कुछ चीज़ें हैं? हाँ, इस तरह के भी प्रोग्राम हैं और भी सेंटर चला रहे हैं। जैसे मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ने एक एमए लीगल एजुकेशन शुरू किया है, उनके यहाँ भी वो चल रहा है, लेकिन उसमें आप वकालत पर नहीं जा सकते। इसके अलावा हम लोग भी इंटीग्रल भी यूनिवर्सिटी भी इसको ऑफर कर रही है। हम लोग सर्टिफिकेट और डिग्री प्रोग्राम भी ऑफर करते हैं। जैसे मान लिया IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, लेबर लॉ है, टैक्सेशन लॉ है,
तो इसमें सर्टिफिकेट और डिग्री प्रोग्राम डिप्लोमा प्रोग्राम भी दिए जाते हैं कि कोई बच्चा पूरी तरह से लॉ में नहीं आना चाहता, लेकिन वो चाहता है कि डिग्री या सर्टिफिकेट कोर्स करके अपना करियर बनाए, तो इस तरह से वो सर्टिफिकेट या डिग्री कोर्स भी ले सकता है। और लीगल लिटरेसी वाली आपने बात कही, मैं तो खुद मुबारकबाद देता हूँ। हम इस तरह का एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम भी हम लोगों ने इस तरह डिज़ाइन किया है कि जो बच्चे फंडामेंटल्स लॉ को जानना चाहते हैं, नहीं भी कैरियर की तरह ऑप्शन लेना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि इंडियन लीगल सिस्टम को अच्छे से जानें, अपने राइट्स के लिए अवेयर हों, तो उनके लिए भी एक जो है वो सर्टिफिकेट कोर्स स्टार्ट किया गया। सर एक और आखिरी सवाल कि जो मदारिस के तलबा हैं, मदारिस के ग्रेजुएट्स हैं, जो 8 साल 10 साल लगाते हैं और उनका मेन टारगेट यही होता है कि वो इसी फील्ड में रहें, लेकिन उनमें भी कुछ ऐसे इंटरेस्टेड होते हैं या मैच्योर होने के बाद उनको लगता है कि नहीं वो फील्ड चेंज करें और कुछ और पढ़ें, तो उसमें एक लॉ का अच्छा ऑप्शन आता है। तो मदारिस की डिग्री पे लॉ में क्या एडमिशन हो सकता है और कैसे हो सकता है? देखिए, अभी तक बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने की जो रूलिंग है उसमें अभी तक तो ऐसा नहीं है कि किसी मदारिस की डिग्री को डायरेक्टली रिकॉग्नाइज किया गया। लेकिन मैंने आपसे कहा कि जो उसका क्राइटेरिया है वो 10+2 है प्लस ग्रेजुएट है। लेकिन अगर कोई इस तरह का गवर्नमेंट का जीओ है जो किसी आपके प्रोग्राम को 10+2 के इक्विवेलेंट डिक्लेयर करता है या ग्रेजुएट की डिग्री वो मानता है, यूजीसी इसको अगर ग्रेजुएट की डिग्री मानती है, तो आप नो डाउट उसमें एडमिशन मिल सकता है। सर कई यूनिवर्सिटीज़ ने ब्रिज कोर्स शुरू किए हैं, तो उसके ज़रिए से भी जा सकते हैं? एक ब्रिज कोर्स भी हाँ शुरू किए गए हैं। वो ब्रिज कोर्स का मतलब यही होता है कि दोनों डिग्री को इक्विवेलेंट लाना। अगर मान लीजिए कोई बच्चा इंटर नहीं है या ग्रेजुएट नहीं है, तो वो उसके इक्विवेलेंट लाने के लिए ब्रिज कोर्स कराए जाते हैं। लेकिन लखनऊ में अभी उस तरह का काम नहीं है, लेकिन धीरे धीरे कोशिश की जा रही है। हम लोग भी उसमें कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह के ब्रिज कोर्स के जरिए मदारिस स्टूडेंट के जो हमारी डिग्रियाँ हैं उसके इक्विवेलेंट लाया जाए और फर्दर उनको जो है एडमिशन दिया जाए। सर एक और छोटा सा सवाल, जो कि आप इधर कई महीनों से मदारिस के बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, तो आपका एक्सपीरियंस एक यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों को पढ़ाने का है और एक मदरसे के बच्चों को, तो क्या फ़र्क लगा आपको? कुछ आपने नया देखा? मदारिस स्टूडेंट को जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया, मैं यकीन मानिए बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ उनसे। एक बात जो मुझे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से एक अलग उनमें नज़र आई, वो ये नज़र आई कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट कहीं ना कहीं मॉडर्न सिस्टम से आते, तो उनमें ये कॉन्फिडेंस ये घर कर जाता है कि उन्हें सब कुछ आता है। लेकिन मदारिस के स्टूडेंट में मुझे ख़ास बात नज़र आई कि वे बड़ी ईमानदारी से ये एक्सेप्ट करते हैं कि सर हमको ये सीखना है। तो पहली बात तो ये उनमें ये एक्सेप्टेंस करने की ताकत है कि हमको ये नहीं आता है। जो यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट में जनरली ये होता है कि नहीं हमको, क्योंकि उनको लगता है मॉडर्न सिस्टम से हमें सब कुछ आता है। एक तो ये फ़र्क आया। दूसरी बात, जो कुछ करने की जो ललक है, जो कुछ करने की जो जज्बा है, वो मुझे लगा कि मदारिस स्टूडेंट पे ज़्यादा है। तीसरी बात, माशाल्लाह भाई जाहिर सी बात है कि आलिम हैं, तो जो जहानत है उनका, जो हिफ्ज़ करने का जो उनका तरीका है चीज़ों को याद करने का, और जो उनका जो लॉजिक है, वो मुझे बड़ा पसंद आया। तो मैं जब से यहाँ आया हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे तो बड़ी खुशी है और लगातार सीखने को मिल रहा है। और यकीन मानिए मेरा परसेप्शन बिल्कुल चेंज हुआ है कि नहीं, मदारिस के स्टूडेंट किसी भी मामले में दूसरी यूनिवर्सिटीज़ या दूसरे कॉलेजेस के स्टूडेंट से कम नहीं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, आप देख रहे थे हमारा ख़ास प्रोग्राम लीगल अवेयरनेस, और आज मेरे साथ ख़ास मेहमान थे प्रोफेसर नसीम अहमद जाफरी साहब। आप इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में शोबे कानून के डीन हैं। इसके अलावा कानून के मौजू पे आप मुस्तकिल बोलते रहे हैं, अवेयरनेस आपका ख़ास मौजू है। और आज की गुफ्तगू से आपने अंदाज़ा क्या होगा कि आपके बच्चों के लिए, आपके आस पड़ोस में रहने वाले बच्चों के लिए, आपके रिश्तेदारों में जो बच्चे हैं उनके लिए लॉ कितना बेहतर हो सकता है। तो आपसे गुजारिश यही है कि जब भी ये मौका आए, आपके पास ये ऑप्शन आए कि बच्चों का फ्यूचर तय करना है, तो बराह करम इस टॉपिक को भी ज़रूर सामने रखें। ये आपके लिए, मिल्लत के लिए और मुल्क के लिए मजबूती का मामला है। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।